प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास न्यू दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। जन्म होता है भाद्रपद माह में, और ऐसे लोग जिनका जन्म भाद्रपद माह में होते हैं या जन्मे जो होते हैं, उनका शरीर ना एक शुरू से लेकर के अंतिम तक एक जैसा होता है। मतलब उतार चढ़ाव नहीं होता। राजकुमार होते हैं। और भाद्रपद माह दक्षिणायन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह नहीं होते। इस वजह से जातक को व्यापार करना पड़ता है। दक्षिणायन में जो स्थिति सूर्य की होती है, वो जो स्थिति सूर्य बुध गुरु चंद्रमा आदि शुभ ग्रहों की होती है, ये सामान्यतया कमजोर हो जाती है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में प्रायः संघर्ष, प्रायः ऋणानुबंधन और प्रायः समस्याओं से उसे घिरा हुआ या सकारात्मक लोगों से मैत्री न जैसे होगी ही नहीं। जो भी जीवन में आएगा वो बस खाली लाभ उठाने ही आएगा। आप भले समाज को दे दें, आप भले लोगों को दे दें, पर जब आपकी बारी आएगी तो सारे हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति अपने कामों में कई बार आलस्य भी करता है, और खास करके निजी काम में। प्रोफेशनल फ्रंट पे तो वो बिल्कुल ही एक्टिव होता है, पर जब अपने पर्सनल काम के लिए जब उसके पास समय देखा जाता है तो प्रायः कम होता है। शनिवार को जन्मे हैं और वृष लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव नवम और दशम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में नीच के बैठे हैं, पर उन पे 3-3 शुभ ग्रह की दृष्टि है। 12वें भाव के अधिपति अस्त हो रहे हैं। इस वजह से जो 12वां भाव होता है वो ऋण मुक्ति का होता है। ऐसी अवस्था में कि जब 12वें भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए और 12वें भाव के अधिपति अस्त हो जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में ऋण रहता है, लेकिन चूक जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु शुक्र और चंद्रमा जैसे 3 शुभ ग्रह उस भाव को देख रहे हैं। पर एक बात याद रखें कि बहुत ही साहस की आवश्यकता होगी, क्योंकि शुभ ग्रहों का केंद्र या त्रिकोण में बैठना अच्छा माना जाता है। 6वें, 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह का बैठना उतना आनंद नहीं देता है। इस वजह से कई बार व्यक्ति अपने शत्रुओं से ना चाहते हुए भी उनके शत्रु उनसे भिड़ते रहते हैं, और उनके परिजन उनके शत्रु बनते रहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन शनिवार, शनिवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो थोड़े से असंतोषी प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। उनमें प्रायः उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते से रहते हैं। और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के चंद्रमा अपनी संतति को कई बार व्यक्ति दूर रखता है, या संतति उससे दूर चली जाती है। जीवन में वही घटनाक्रम घटित होते हैं जो आपकी कुंडली के ग्रह जैसे जिस भाव में बैठे रहते हैं। ये बहुत ही इत्मीनान से समझने की बात है कि आपके जीवन में जब आप पीछे जाते हैं और घटनाक्रम को देखते हैं, जो परिस्थिति घटी उसको देखते हैं, और जब उसका मेल अपनी कुंडली से बैठ करके करते हैं, तो क्या समझ में आया कि जन्म कुंडली में शनि नीच के हैं। जो ग्रह उनका मंगल नीच भंग कर रहा है वो स्वतः अस्त होके बैठा है। और बाहर वाले बाजार के लोगों को जब भी वो आपको देखते हैं तो ऐसा कहेंगे, वाह इनका जीवन कितना बढ़िया है, बड़ा सुख है इनका जीवन में, इनके जीवन में। लेकिन ये हालत तो आप ही को पता है कि आप कितने सुख में हैं। तो ये जो बाहरी इमेज बनती है समाज में, जो प्रायः झूठी बन जाती है, और अंदर से व्यक्ति जो होता है वो प्रायः घुलता सा रहता है, कष्ट में रहता है, परेशान रहता है, करियर को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रहता है, घर में प्रायः जो है वो मतभेद सामने से देखने को मिल जाता है। तो ये जो तमाम प्रकार की परेशानियां होती हैं वो क्यों बनती हैं? क्योंकि जन्म कुंडली का जब 12वां भाव है वो पूर्णतया स्वतंत्रता का है या पूर्णतया शांति का है। आपके भाग्य में शांति है कि नहीं उसका है। और उसी 12वें भाव में नीच के शनि बैठे हैं। जो ग्रह उनका नीच भंग करना चाहता है, मंगल और सूर्य, दरअसल दोनों ही अच्छे नहीं बैठे हैं। दोनों को अच्छा बैठना था या तो दशम में या तो सूर्य लग्न में, पर बात क्या बिगड़ गई कि यहां पे दोनों बैठ गए हैं जो दिमाग को प्रेशर में डालते रहते हैं। तो शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापग्रह हो गए, और पापग्रह के कारण कई बार जातक के जीवन में बाहर से देखने पे अच्छी है चीजें, पर जैसे जैसे आप उसके निकट बैठते जाएंगे वैसे वैसे वो ऋण में है, वैसे वैसे वो प्रेशर में है, वैसे ही वो परेशान है, निद्रा कमजोर है, हेडेक है, रक्त संबंधित बीमारियां हैं, स्किन से संबंधित बीमारियां हैं, तो ये सब वात से संबंधित समस्याएं हैं। घर में प्रायः थोड़ा बहुत कलह भी मचा हुआ है ना?
तो ये अंतर विरोध जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब इसके लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों को प्रत्येक दिन एक टेबल पे एक साथ एक आंगन में बैठ करके अपनी अपनी बात कहनी चाहिए। हमारा जो विशाल सनातन वैदिक आर्य परंपरा है, इसमें ना पूर्व काल में हमारे जो मैंने भी अपने मैं पूर्व काल की क्या मैं 1900 2000 तक की बात करता हूँ, 2005 7 8 9 तक की बात करता हूँ, 10 तक की बात करता हूँ। 2010 तक मैंने ये बात अपने भी घर में देखी थी कि मेरी दादी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे दोनों चाचा लोग, सब लोग एक साथ बैठते थे। सब भोजन एक साथ करते थे और एक अगर जल्दी आ जाए तो इंतज़ार करता था दूसरे का और सब एक साथ बैठ कर के प्लानिंग करते थे। और आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मेरे गाँव में जितने भी बाकी के दूसरे जो लोग थे, वो लोग इस व्यवहार को देख कर के बड़े चकित रहते थे कि इनका परिवार कितना संगठित है। तो वो जो भाव बनता है, वो हमारे परिवार में से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम अपने काम की प्रगति के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए वो स्थिति गायब हो गई और हम ना तो कार्य में ही खुश हो पाए और ऋण में भी दबते चले गए और हम परिवार को भी तितर-बितर कर दिए। तो जितने भी परिवार के लोग हैं, प्रत्येक दिन अगर ये करने में थोड़ा लगेगा पर अजीब बात है और बड़ा बड़ा अच्छा है ये कि एक परिवार का कोई सदस्य एक रामचरितमानस उठाए और एक पेज पढ़े, बाकी के सदस्य के लोग सारे सुने और ऐसा प्रत्येक सदस्य एक-एक दिन करता रहे। एक साथ एक टेबल पे बैठना आपके परिवार को एक माला में गुंफित करता है, आपको एकत्रित करता है और भगवान के नामों के प्रति आपकी आकांक्षा और आकर्षण बढ़ाता है ना? ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे शुक्ल पक्ष के पंचमी के चंद्रमा जो होते हैं, वो यहाँ परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी समस्याओं को अलग-अलग झेल रहा है। जबकि हम उसी समस्या को सामने एक टेबल पे लाके रख देंगे, तो समस्या बिल्कुल बिल्कुल भी एक बिल्कुल चींटी के मात्र के भी बराबर नहीं है। धन की समस्या इस कुंडली में है नहीं, बुद्धि की समस्या इस कुंडली में है नहीं, एनर्जी इस कुंडली में बहुत अच्छी है। बस गड़बड़ क्या है कि एक साथ एक जगह पे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं और सिर्फ बातें भी होती हैं, तो सिर्फ प्रोफेशनल बातें होती हैं, बिल्कुल कम, नाम नाम मात्र की। आगे बढ़ के बात करेंगे, स्वाति नक्षत्र में जन्म है। स्वाति नक्षत्र वस्तुतः ये राहु का नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता है, वो वायु देवता है। ओम वायवे नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार या 5-6 साल 5-6 महीने 5-6 साल या 5-6 महीने के अंतर पे इस मंत्र का ओम वायवे नमः का अपने घर में खुद से ही 5000 बार 7000 बार जप कर लेना चाहिए। हम मनुष्यों को ये लगता है कि हमारी कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठे हैं तो फला ग्रह की स्थिति के कारण हम परेशान हैं और अपनी उस समस्या का निदान ढूंढने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं। पर बात कहीं और होती है। उपाय ज्योतिषी जो मर्मज्ञ हैं, देवज्ञ हैं, वो आपको कुछ और बता रहे होते हैं, पर असली खेल आपका नक्षत्र खेल रहा होता है। दक्ष प्रजापति की जो 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ था और चंद्रमा उन प्रत्येक नक्षत्रों का भोग करते हैं, है ना? और ये है मन। तो मन जिस नक्षत्र नक्षरति जो क्षरण जिसका नहीं होता उसे नक्षत्र कहते हैं। यही आपको विधवा बनाते हैं, यही आपको सधवा बनाते हैं। बात बहुत समझने की है। तो ये चंद्रमा जिस नक्षत्र की शिरोबिंदु पे रहते हैं, जिस आकाश के मतलब एक जगह से लेकर के दूसरे जगह के बीच की दूरी को नक्षत्र में उसे परिभाषित कर दिया गया कि भाई दिल्ली से लेकर के प्रयागराज की दूरी इतनी है, तो ये नक्षत्र एक मतलब अश्विनी नक्षत्र का ये क्षेत्र हो गया। तो वैसे ही चंद्रमा जब उस क्षेत्र में जाते हैं तो उस नक्षत्र के प्रभाव से उस जातक के 0 से लेकर के अनंत तक को प्रभावित करते हैं और हमें लगता है कि ये ग्रह यहाँ बैठा है इस वजह से परेशान हो रहे हैं हम। पर बात जो असली चाल चलते हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र से चलते हैं। तो मैंने क्या बात कही कि नक्षत्रों का दोष आपको प्रभावित और परेशान करता है, जबकि आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ ये ग्रह है, ये साढ़े साथी है, ये ढैया है। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें प्रभावित नहीं करती हैं, महादशाएं और ढैया साढ़े साथी प्रभावित नहीं करती, पर उसका जो फाउंडेशन बनता है ना, जो बेस बनता है, वो इसी चंद्रमा के नक्षत्र से बनता है। तो कहने का अर्थ है ओम वायवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और व्यक्ति को वात पीड़ा बड़ी परेशान करती है, गुप्त रोग, गुप्त अंग, चमड़ी का रोग, स्किन डिजीज, कुष्ठ हो जाए, एक्जिमा हो जाए, दाद खाज खुजली हो जाए, ब्लड इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए,
बुढ़ापे में हड्डी का रोग परेशान करे, गठिया, साटिका, ये सब चीजें परेशान करती हैं। तो ऐसा न हो, इस वजह से जितना ज्यादा हो सके अपने वजन पे निरंतर काम करने की आवश्यकता है। निरंतर आप प्रत्येक दिन अपने शरीर को चैलेंज के रूप में स्वीकार करिए। और दूसरा, आगे बढ़ के बात करते हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं, उन्हें कम से कम चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो व्यक्ति को एक और पौधा होता है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, जावित्री की जड़, है ना? तो जावित्री की जड़ अगर मिल जाए तो उसे अपने गले में धारण करना चाहिए। और साथ ही साथ इस कुंडली के आधार पर महीने के किसी एक मंगलवार को जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किसी एक मंगलवार या किसी एक शनिवार को करना ही है। लाल वस्त्र धारण करके भगवान बजरंगबली को मोतीचूर की लड्डू भोग में अर्पित करिए, अनार अर्पित करिए और उसके बाद कपूर की आरती करिए। समाप्त होने के बाद ये परिवार के बाकी के अन्य सदस्य भी मिलकर के कर सकते हैं। ये पंचांग में आगे बढ़ के बात करते हैं तो ब्रह्म योग में जो जातक जन्मे होते हैं, वो उनको ना वो बड़ी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और कई बार वो आगे बढ़ के अगर बात करूं तो जो चंद्रमा बैठे हैं तुला राशि में, तो ब्रह्म योग में संवेदनशीलता दिखाई देती है। और शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति में आगे बढ़ने की तीव्र उत्कंठा होती है। मतलब वो ललक है उसमें कि मैं आगे बढ़ूं, विदेश जाऊं, खूब घूमूं, अच्छे लोगों से मैत्री करूं, या मेरी पहचान बने, समाज में मेरा नाम हो। तो ये शूद्र वर्ण और देवगण के कारण है। और जो विशिष्टता है, जो श्रेष्ठता है उस जातक में, जो दैवीय प्रभाव हैं, जो दार्शनिकता है, वो देवगण के कारण है। जो शुद्धता है, जो मन के अच्छे भाव हैं, वो इसी देवगण के कारण है ना? तो कहने का अर्थ है, ये आपकी कुंडली का पंचांग था जिसमें सबसे अच्छी बात है कि देवगण है। और मैंने जो शनिवार वाली बात कही है, चंद्रमा को बल देने के लिए अगर हो सके तो सफेद तिल का दान करें, शंख का दान करें, सफेद चावल का दान करें, ब्राह्मण को सफेद वस्त्र पूर्णिमा को अर्पित करें, कमल का पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करें, तुलसी की माला स्वयं अपने हाथों से शालिग्राम भगवान को अर्पित करें, शिव जी को सफेद चंदन अर्पित करें, सफेद जो होता है उसके बाद भस्म अर्पित करें, स्वयं भी भस्म लगाएं, केशर मिश्रित जल, कपूर मिश्रित जल, कुमकुम मिश्रित जल, चंदन मिश्रित जल भोलेनाथ पे अर्पित करें। घी का दीपक और सरसों तेल या तिल तेल का दीपक दोनों एक साथ प्रत्येक दिन जलाएं। घी का दीपक भगवान के दाहिने जलेगा और तेल का दीपक भगवान के बाएं जलेगा। भगवान के, आपके नहीं। मतलब अगर भगवान की मूर्ति है तो आप मूर्ति के दाहिने घी का दीपक जलाएंगे और मूर्ति के बाएं तेल का दीपक जलाएंगे। ये आपकी कुंडली का पंचांग है। अब मैं ग्रहों पे लेके आता हूं, नक्षत्रों पे पहले बात कर लेता हूं। सूर्य जो है वो पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं और 19 अंश के बैठे हैं सिंह राशि में, जो सुखेश होकर के सुख भाव में बैठे हैं। लेकिन वो बाहर से तो अच्छाइयां दिखाते हैं, अंदर से वो हेडेक भी देते हैं और नींद की बड़ी परेशानी करते हैं। व्यक्ति को नींद अच्छी लेनी चाहिए, समय पे सोना, समय पे जागना, रूटीन अच्छी हो। अशोक का वृक्ष अपने हाथों से लगाएं, केले के वृक्ष अपने हाथों से लगाएं, बरगद, आम, पीपल ये वृक्ष अपने हाथों से लगाने चाहिए। इसके साथ साथ वहां सूर्य ने मंगल को अस्त किया है, जो 8 अंश के बैठे हैं मघा नक्षत्र में केतु के साथ। तो यहां माता को बीमारियां हो जाती हैं, या माता जो होती हैं वो संतति वाली होती हैं, एक से अधिक भाई बहन, पूरा बड़ा परिवार। और जन्म कुंडली में जो तृतीय भाव है, उसका अधिपति जन्म कुंडली में चौथे भाव में अपने भाव से 4 घर आगे शनि से दृष्ट है। इस भाव का अधिपति जन्म कुंडली में वहीं बैठा, तो छोटे भाई बहन का सुख भी होता है। बड़े भाई बहन के भाव के स्वामी गुरु हैं, वो जन्म कुंडली में 6वें भाव में बैठे हैं, तो बड़ा भाई व्यापार करने वाला होता है, ऐसा। और शनि के प्रभाव में होने के कारण चंद्रमा, गुरु और शुक्र पे जब शनि का प्रभाव पड़ेगा तो वृष लग्न की कुंडली के लिए भाग्यशाली, मतलब बड़ा भाई भी धार्मिक होगा, भाग्यशाली होगा। उसके बाद छोटी बहन जो है वो भी शनि से प्रभावित होने के कारण, और चूंकि यहाँ चंद्रमा एक तरीके से शत्रु होते हैं शनि के, तो छोटे भाई बहन से मतभेद भी होने को दिख जाता है।
इसके साथ शुक्र जो है वो छठवें भाव के स्वामी हैं, छठवें भाव में बैठे हैं। तो अब ये कहते हैं कि व्यक्ति लड़ाई झगड़ा ना करे, थोड़ा संतुलित होकर के कोर्ट केस में बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे तो बहुत लंबा समय चल जाएगा। ऋण में अगर या कोर्ट केस के कारण व्यक्ति को काफ़ी धन की हानि हो जाती है, क्योंकि 12वें भाव में नीच के शनि है और जो इस भाव का अधिपति है वो पहले ही अस्त हुआ बैठा है। तो मंगल की बात अस्त हो गई। मंगल अस्त हो जाएंगे तो अब आपको ऋण से निकलने में दिक्कत देंगे। इस वजह से हमें बजरंगबली की पूजा वाली बात मैंने बताई। इसके साथ प्रत्येक दिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। रात को सोते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। लग्न का मान 7 अंश का बना है। ये प्रबुद्ध लग्न तो नहीं है, पर सामान्यतः इसे अच्छा भी कहा जाएगा। और लग्न के अधिपति जब स्वग्रही हो तो इसे भी मैं ठीक ही कहूंगा। मतलब कम से कम स्वग्रही हैं तो व्यक्ति के जीवन में चाहे जो कुछ भी लक्ष्य प्राप्ति हो वो एक बार में भले ना हो पर हो जाता है। वो जो चाहता है अंत में उसी का निर्णय उसके पास आता है। शत्रु उसके जीवन भर परेशान रहते हैं और उनके बच्चे इनके प्रभाव और इनके साथ अन्याय करने के कारण कष्ट में रहते हैं। तो असली न्याय आपका न्यायालय न करेगा, असली न्यायालय ऊपर बैठा है। परमात्मा ऊपर से देख रहा है और आपके इष्ट आपको हमेशा ही आपके सपोर्ट में खड़े हैं और जितनी शत्रुता आपको मिलनी चाहिए उससे आपको बचा रहे हैं। जैसे पतंग की डोर जिस तरीके से पतंग को थामने वाला पतंग को पकड़ के रखता है, उसको गिरने नहीं देता है ना? तो वैसे ही आपकी जो डोर है वो भगवान के शरण में है। भगवान आपको देख रहे हैं क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य मंगल यहाँ पे और गुरु शुक्र चंद्रमा यहाँ पे, नहीं तो जितनी शत्रुता यहाँ होनी चाहिए थी ये और भी बढ़ जाती। और ये भी कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से किसी को परेशान करने के लिए जन्मे नहीं है, तो आप उसके साथ मैत्री का ही हाथ बढ़ाओ। बुध जो है वो भद्र योग लगा रहे हैं। 2 अंश के 28 कला के वक्री हैं, अस्तु तो नहीं है। पर एक परेशानी क्या है कि अकेले जब बुध पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को संवेदनशील बनाते हैं, रुक रुक करके बोलने वाला, धीरे धीरे सुधरने वाला। पहले आरंभ में बिगड़ा रहे, धीरे धीरे सुधर जाए। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला, ब्रास, मेटल, क्रॉकरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। इसके साथ साथ जो मैरिज पैलेस होता है उसका काम, होटल रेस्टोरेंट का काम, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, इसके साथ बिजली के सामान, बहुत पुरानी जो चीजें हैं उसको एंटिक पीस जिसको बोलते हैं उसका काम, बाथरूम से संबंधित जितना भी मतलब शौचालय से संबंधित जितनी भी आवश्यकता की चीजें हैं उन सारी चीजों के दुकान, ग्रेनाइट के काम, टेलीकॉम सेक्टर में काम करना हो, सिर्फ एसी की दुकान, सिर्फ रेफ्रिजरेटर की दुकान, ऐसी सिर्फ कूलर की दुकान, इस तरीके का काम ये चंद्रमा और ये बुध आपको करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में शुक्र भी हैं, तो कई दफा जो व्यक्ति, अगर मैंने बुध की दशा में ये सारे काम कहे, अगर इसके साथ अगर आप जनरल स्टोर भी खोलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मिठाइयों का काम भी इस कुंडली में बनता है, कॉस्मेटिक चीजों का काम भी इस कुंडली में बनता है। आगे बढ़ के बात करेंगे तो बुध यहाँ वक्री हैं तो काफी हद तक वो चतुर्थ भाव का भी फल करेंगे। इस वजह से वहां पे व्यक्ति में क्रिएटिविटी आ जाती है और कम से कम वो क्रिएटिव माइंडसेट का होता है, उसका तर्क बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ों का आदर बहुत करता है ना, ज्ञानी होता है, नशा वगैरह के चपेट में नहीं रहने वाला होता है, बड़ों से डरने वाला भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। लेखक हो जाए, कवि हो जाए, बहुत जल्दी किसी चीज को समझ जाए, व्यापार में खूब दिमाग लगाने वाला होता है, खूब नाम, यश, प्रतिष्ठा, इसकी भूख वाला होता है। तो ये बुध के कारण है। और जन्म कुंडली में जो मंगल अस्त हुए हैं उसके कारण व्यक्ति के निर्णय गलत होते हैं या वो गलत लोगों के पचड़े में फंस जाता है या जीवन में कोई एक ऐसी समस्या हो जाए जो जीवन भर आपका साथ न छोड़े। रक्त, वात, पित्त और कफ ये तीनों ही अनकंट्रोल्ड रहते हैं, ब्लड इन्फेक्शन होता रहता है और व्यक्ति को नींद अच्छे से नहीं आती है। छठवें भाव में जो शुक्र बैठे हैं वो चित्रा नक्षत्र में 5 अंश 16 कला के, इस वजह से व्यक्ति को फैशन की समझ देते हैं और कई बार उसके जठराग्नि को कमजोर भी करते हैं।
वहीं पे देवगुरु बृहस्पति 9 अंश 39 कला के स्वाति नक्षत्र के साथ और चंद्रमा भी 12 अंश 16 कला के साथ स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। इस आधार पर व्यक्ति के जीवन में स्वाति नक्षत्र के चंद्रमा और गुरु छोटी मोटी बीमारियां देते रहते हैं। लेकिन एक बात और भी अच्छी होगी कि यहाँ पे तीसरे भाव छठवें भाव में जब तीन तीन शुभ ग्रह बैठेंगे तो व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लड़ाई करने वाला नहीं होता है। अब आगे बढ़ के आपको आपकी कुंडली के और भी नज़दीक से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सावधानी से अगर समझेंगे तो आपकी कुंडली का जो लग्न बना है वो कृतिका नक्षत्र का बना है। कृतिका नक्षत्र मतलब सूर्य का नक्षत्र, और राशि क्या बनी है? शुक्र की। शुक्र की राशि बन गई, शुक्र वहीं बैठ गए, और दरअसल वो लग्नेश होने के साथ साथ छठवें भाव के भी स्वामी हैं। किसके साथ बैठे हैं? गुरु के साथ। गुरु कौन है? इस कुंडली के लिए सबसे परम पापी ग्रह, क्योंकि एकादशवें और अष्टम भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा कौन है? इस कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी। इसका अर्थ क्या है कि लग्नेश जो बैठ रहे हैं वो किसके साथ बैठ रहे हैं? लग्नेश की युति अपने भाव में तो है, पर ये पापक भावों के स्वामी के साथ बैठ रहे हैं। यानी कि ये जो युति बनी है शुक्र और गुरु की, ये बहुत अच्छी नहीं बनी है। क्या बनी है? कमजोर बनी है। उस पर से जो शनि की दृष्टि जा रही है वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली में नीच के हैं, जिनका नीच भंग करने वाला मंगल और सूर्य दोनों ही अच्छे नहीं बैठे हैं। क्यों अच्छे नहीं बैठे? क्योंकि ये भाव इन दोनों ग्रहों के लिए नहीं है उपयुक्त। इनको यहां बैठना था या यहां बैठना था। तो यहां पे अगर ये मंगल सूर्य बैठते तो ज्यादा बलवान होते बनिस्पत जो ये यहां बैठे हैं। उसके बाद ये जो युति बनी है सूर्य गुरु और चंद्रमा की, ये नैसर्गिक रूप से तो एक अच्छी युति मानी जाएगी, तीनों शुभ ग्रह एक साथ। पर ये भाव जो है ये नेष्ट भाव है। इन भाव में पापक ग्रह बैठ करके अच्छा परिणाम करते हैं, शुभ ग्रह व्यक्ति को थ्रेस करते हैं, नीचे लेके जाते हैं। उसके जीवन में निरंतर शत्रुता बनी रहती है, अपने ही मित्र शत्रु, अपने ही भाई बहन शत्रु बनते रहते हैं। या जीवन में जो विषम परिस्थितियां बनती हैं वो इसी शुक्र गुरु और चंद्रमा के कारण बनती है। मतलब ये जो प्रॉपर युति आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी युति नहीं मानी जाएगी। ऊपर से जो लग्न बना है वो कृतिका का बना है, जो सूर्य का नक्षत्र है, और कृतिका नक्षत्र का चौथा चरण, कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण, कृतिका नक्षत्र सूर्य का, और राशि बन गई शुक्र की। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो शुक्र की राशि बन गई, लग्न बना है कृतिका नक्षत्र का, और कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण के जो अधिपति हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य जो कृतिका नक्षत्र के अधिपति हैं, ये दोनों तो परस्पर मित्र हैं, पर शुक्र मित्र नहीं होते। और यहां पे जो चंद्रमा बैठे हैं वो स्वाति नक्षत्र में, उनकी परस्पर किसी से मैत्री नहीं है, न तो मंगल से, न तो शुक्र से, तो सामान्यतया वो ठीक ठाक है, पर गुरु से भी नहीं और सूर्य से भी नहीं। इस वजह से राहु की दशा में और कई बार गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में तो जातक को सफलता मिल जाती है, पर लग्नेश होने के बावजूद शुक्र की दशा में फिर भी व्यक्ति के जीवन में पाप प्रभाव देखने को मिलता है, या प्रायः उसके जीवन में संघर्ष देखने को मिल जाता है। इस कारण से भी कई बार आपके लग्नेश शुक्र होने के बावजूद अपनी दशा काल में वो मजबूती अपने परिणाम में नहीं दे पाते। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारा लग्नेश है, हम उसकी दशा में हैं, स्वग्रही बैठा है, तो क्यों परिणाम नहीं कर रहा है? पर दरअसल उसको नक्षत्रों का कोई बल नहीं मिल रहा। ऊपर से जिस नक्षत्र में चंद्रमा के, मंगल के नक्षत्र में शुक्र बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपति वस्तुतः चित्रा नक्षत्र जो है वो रोग सूचक है, रोग देने वाला नक्षत्र है, और वो चतुर्थ स्थान में अस्त भी हो गया है। तो नक्षत्र का बल जब ग्रह को नहीं मिलेगा तो वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। तो लग्नेश आपके एक तो छठवें भाव में बैठे, पापक ग्रहों के संग युति हो गई उनकी, छठवें भाव में बैठ गए, अष्टम और एकादशवें के अधिपति तीसरे के अधिपति के साथ बैठ गए। ऊपर से जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति अस्त है, और उसके घर में जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में मंगल शनि नीच के हो गए। और दरअसल वृष लग्न की कुंडली के लिए मंगल देव मारक भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम और 12वें भाव के स्वामी। सप्तम भाव मारक होगा। अब मैं इस कुंडली अध्ययन में आपका ध्यान इस विषय पर लेके आऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह की दशा कष्ट देने वाली होगी, या मारक ग्रह की भांति परिणाम करने वाली, कमजोर जाएंगी, या उनमें से आपको संघर्ष देने की स्थिति बन जाती है, संघर्ष में डालते हैं वो। अष्टम भाव लग्नेश के शत्रु होकर के अष्टमेश होने के कारण इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति प्रबल मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि जब कभी भी देवगुरु बृहस्पति की दशा चलेगी जातक के जीवन में,
तब तब उसको विपरीत परिस्थितियों में वो डालेंगे। ऋण में ले जाएं, शत्रुता बनाएं, समझने में देर कर दें, विश्वास जल्दी कर दे, आप अच्छे हैं, सामने वाला आपके लिए अच्छा नहीं होता। धर्म, आध्यात्म, चिंतन, रिसर्च, वो जो एक ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति होती है, जो सकारात्मक भाव होता है, इसमें देवगुरु बृहस्पति की कमजोरी दिखने लगती है। बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद होने लगता है, छोटी बहन से मतभेद होने लगता है, मामा मामी, ये मतलब जो ये माता का भाव है, माता के ठीक चौथे भाव में। इसी वजह से यहाँ पे जो माता मौसी का जो भाव होता है, माता की बहन, तो यहाँ से छठवें भाव में ये सारे ग्रह बैठे हैं। इसी वजह से लग्नेश छठवें भाव में है तो आपको जीवन भर इनसे उलझना पड़ता है। और दरअसल तीसरे भाव का स्वामी शत्रु कौन है? तो बहन भाव का स्वामी यहीं पे बैठा है। और यहाँ पे कौन बैठा? शुक्र, जो माता भाव से ठीक आगे बैठे हैं। तीसरे घर से, छठवें घर से माता की बहन, मामा मामी, मौमा मौसी, नाना नानी, इनका विचार किया जाता है। तो ये यहीं पे सारे बैठे हैं। तो सारे जो शत्रु हैं वो इकट्ठे हैं। और उनको कष्ट कहां से मिल रहा है? क्योंकि इस भाव का अधिपति जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का अधिपति अस्त है, ऊपर से शनि जैसे पापग्रह की दृष्टि, राहु जैसे पापग्रह की दृष्टि, तो और उनको संघर्ष मिल गया। उसमें आपका जो प्रभाव है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो विद्वता है, आपका जो आशीर्वाद है, वो विपरीत स्थितियों का निर्माण कर रहा है। तो इस कारण से व्यक्ति जो है वो कई बार जीवन में उलझा हुआ सा महसूस होता है। तो इस कुंडली में परम मारक ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति, मंगल जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, केतु के संपर्क में हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन पे शनि का कोई संबंध नहीं है। इस वजह से इस कुंडली के लिए सामान्यतया दूसरे मारक ग्रह के रूप में अगर कोई ग्रह सिद्ध होगा तो वो सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण मंगलदेव होंगे, जो आपकी मानसिक शांति को मार रहे हैं, आपकी निद्रा को मार रहे हैं, आपके प्रभावों को, आपके मानसिक सुखों को मार रहे हैं, घर में कलह का वातावरण तैयार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने घर की सफाई आपको खुद से करनी चाहिए। झाड़ू पोछा नित्य अपने कमरे में स्वयं से लगाइए। उसका रंग रोगन, घर की सफाई में पूरी जिम्मेदारी से अपने आप को प्रस्तुत करिए। घर से बाहर निकलते समय घी का दीपक अपने उस कमरे के मध्य में जला करके तब बाहर निकले। उसको ऐसा रख दें ताकि मतलब जो है वो जलने उलने का खतरा ना हो। तो ये मंगल के कारण होगा। उसके बाद इस कुंडली में अगर कमजोर ग्रह के रूप में बनेंगे तो द्वितीय भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में अपने भाव से बैठे हैं तो बुध अच्छे होंगे। द्वितीय भाव के स्वामी होने के बावजूद बुध यहां मारक नहीं होंगे, क्योंकि उनका संबंध द्वितीय भाव से बन नहीं रहा है। तो इस कुंडली में परेशान कौन करेंगे? अपनी दशा में चंद्रमा, क्योंकि छठवें भाव में बैठे हैं तृतीय भाव के स्वामी होकर के और अष्टम भाव के अधिपति के साथ। तो खास करके जब कभी भी गुरु और चंद्रमा की दशा आएगी ना, तब व्यक्ति को और भी ज्यादा मतलब उसके सामने विषम परिस्थितियां खूब बड़ी बन जाएगी और उसका साहस वो सरेंडर कर जाए, है ना। तो ये बातें देखने को मिलती हैं। शुक्र की दशा में लाभ होगा। अकेले अगर देखते हैं तो इस कुंडली में राहु जो है वो आपको बहुत अच्छा बना रहे हैं। मतलब इस कुंडली में राहु सबसे अच्छे बैठे हैं। अगर आप बहुत गहराई से अध्ययन करें तो आपकी कुंडली में राहु ही सबसे अच्छा बैठा है, क्योंकि जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति योग कारक है और दरअसल वो पापग्रह होकर के अपने भाव से 3 घर आगे है। पापग्रह का अपने भाव से 3 घर आगे होना अच्छा होता है और उसके ऊपर 3 शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो ये शनि के लिए तो अच्छा है, आपको कारोबार के लिए तो अच्छा हो जाता है, पर आपके शत्रुओं के लिए और आपके साहस, बल, पराक्रम, धैर्य के लिए, लोगों को समझने की शक्ति के लिए आपसे गड़बड़ी करवा देते हैं। और बुद्धि वहीं पे स्टक होती है, बिल्कुल वहीं काम करना बंद करती है जहां पे आवश्यकता होती है। ये बुद्ध के कारण वक्री हो जाएंगे 2 अंश के, तो उनका 60% परिणाम चतुर्थ भाव की तरफ जाएगा। तो जब चतुर्थ भाव की तरफ उनका 60% परिणाम जाएगा तो सूर्य पहले ही यहां पे स्वग्रही होके बैठे हैं, तो सूर्य और बुध के कारण आपको उनका सुख मिल जाएगा। सूर्य और बुध का तो सुख मिल जाएगा, वो मतलब सूर्य में बुध जब आएंगे तो व्यक्ति को लाभ होगा, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान आदि इन सभी चीजों से। लेकिन उसी बुध में जब मंगल का अंतर आएगा या मंगल की दशा में जब बुध का अंतर आएगा तो ये मंगल और बुध की युति अच्छी नहीं होगी और फिर यहां पे जो 60% परिणाम बुध का चतुर्थ स्थान में शिफ्ट करेगा, मंगल वहां पहले से बैठे हैं, तो ये मानसिक तनावों की वृद्धि करने वाले हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे हम ग्रहों को समझेंगे तब जाकर के हमारी कुंडली के वास्तविक ग्रहों से हमारा परिचय होगा। आप वैसे क्या देखेंगे, अरे बाप रे बाप, छठवें भाव में तो 3 शुभ ग्रह हैं, पर ये सब के सब गोल बैठे हैं। यहाँ पे जो ग्रहों की युति बैठी है वो कमजोर हो रही है। यहाँ बुध जो वक्री हुए हैं वो सूर्य के लिए तो अच्छे हो रहे हैं, पर मंगल और केतु के कारण उनको परेशानी हो रही है। मतलब वो उनके लिए अच्छे नहीं है, मतलब चतुर्थ भाव के लिए वो संपूर्णतः आपको परिणाम नहीं दे रहे। पंचम भाव में अकेले बुध उतने अच्छे होते नहीं है, वो आपकी बुद्धि को बिल्कुल
मतलब डंप कर दे। तो अच्छा कौन बैठा? राहु अच्छे बैठे। और दशम स्थान पे सूर्य की दृष्टि बड़े छोटे भाई बहन, सरकारी संपत्ति, सरकारी टेंडर, सरकारी चीजों से, परियोजनाओं से व्यक्ति को लाभ मिलता ही रहता है। तो ये आपकी कुंडली का एक गहन अध्ययन था जिसपे मैंने अभी थोड़ी सी चर्चा की है। अभी आगे और भी बताता हूँ। अब जरा ध्यान से समझेंगे तो 12वें भाव पे आते हैं। तो शुक्र, शनि और शुक्र, गुरु और चंद्रमा के बारे में मैंने बात की थी, डिग्री के बारे में। 12वें भाव में शनि 29 अंश के बैठे हैं और नीच राशि में वक्री हो जाने से उनका नीचत्व तो और बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ने लगता है। और एक बात और भी है कि यहाँ जो बुध की दशा चल रही है अभी, ये 2033 तक है और बुध दिमाग को सही इस्तेमाल में व्यक्ति लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर वो प्रायः जल रहा है क्योंकि उसके ठीक पीछे तीन तीन ग्रह बैठे हैं। ये वृष लग्न की कुंडली है, स्थिर प्रकृति की कुंडली है, शांत है ना। ये झगड़ालू नहीं है, प्रवृत्ति झगड़ा करने वाली नहीं है। ये धीरे धीरे प्रगति को प्राप्त करने वाली है और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति व्यक्ति स्वयं कर भी लेता है, क्योंकि दशमांशा चक्र में देखिए स्वग्रही शनि गुरु के साथ बैठे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न का अधिपति एकादशवें भाव में शनि जैसे ग्रह के साथ, यहां बुध बैठे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के राहु के साथ। तो व्यक्ति अपने दिमाग को बहुत ही ज्यादा एक्टिव रखता है, आगे बढ़ने की निरंतर कोशिश में वो जाहिर रहता है। पिता की प्राप्त संपत्ति अगर उसमें मतभेद होने लगे बच्चों के बीच में, भाइयों के बीच में, पिता की संपत्ति पे, तो यही कष्ट और यही हेडक इस जातक को परेशान करेगा और इसके मृत्यु का कारण बनेगा। तो अगर परिवार के बाकी सदस्य इनको प्रफुल्लित देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, आनंद में देखना चाहते हैं, तो सबको एक जगह इकट्ठा करके इनके जीवन के लिए विचार करें। संपत्ति के लिए जो झगड़े होते हैं वो सामान्यतया इतने बुरे होते हैं कि उस व्यक्ति का लोक तो बिगड़ता ही है, उस व्यक्ति का परलोक भी बिगड़ता है। क्योंकि परमात्मा ऊपर से बैठ करके इतने ठहाके मार के हंसता है कि देखो इस मूर्ख को, जिस संपत्ति से जिस मेरे मंद गति के मुस्कान से ब्रह्मांड का समस्त निर्माण हो जाना, और उस संपत्ति के लिए ये लड़ रहे हैं। विचार करके देखिए, उस संपत्ति के लिए ये लड़ रहे हैं। संपत्ति मेरी है और लड़ कोई और रहा है। और दरअसल जरा सोच के देखिए तो सूर्य और चंद्रमा जो विशाल नेत्र हैं काल पुरुष के, वो आपकी कुंडली में कौन है? सूर्य स्वग्रही है, चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रहों के संग है, पर पीड़ित है शनि और राहु से। इस वजह से मन विकल हो जाएगा जब कभी भी कोर्ट केस के मामले में चले जाएंगे। न्यायकर्ता सिर्फ एक हो सकता है, न्याय दूसरा कर ही नहीं सकता है। बात बहुत ध्यान से समझने की बात है कि आप जिस चक्कर में पड़े हुए हैं उसका न्यायकर्ता कहीं और बैठा हुआ है। असली न्याय का शोधन, न्याय की प्राप्ति परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक जगह बिठा करके और पूरे ठंडे माहौल के साथ उस समस्या का हल निकाला जा सकता है। ऐसे मामले कि अगर ये मामला कोर्ट में चला जाए या किसी भी तरीके से ये व्यक्ति अगर कोर्ट में चला जाए तो ये बड़ी लंबी स्थिति बन जाती है, जहां व्यक्ति के दोनों ही तरफ के मामले परेशान करने वाले हो जाते हैं। ये बात भी पक्की है। इसके साथ साथ इस कुंडली में कोर्ट केस कचहरी का मामला देर से आएगा, अपने पक्ष में आएगा, पैसा नुकसान करवा के आएगा। एक बात और बता दूं तो 2030 से लेकर के 33 तक का जो समय है वो कोर्ट केस के मामले में बड़ा निर्णायक है और लगभग वो आपके पक्ष में ही आता हुआ सा दिख रहा है। पर उससे पहले कि इतना समय नुकसान हो जाए, हम क्यों ना उसको बाहर ही निपटा लें और बिल्कुल शांति से, कोई झगड़ा वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको झगड़ा करने वाले ये ग्रह बना नहीं रहे हैं। ये बात है। नवमांश कुंडली में गुरु, राहु और शनि का संपर्क, ये अच्छी बात होती है क्योंकि यहाँ के लाभ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्न का अधिपति स्वग्रही है, पर घर्षण में है शनि, राहु, मंगल, केतु के। इस वजह से पत्नी भी कई बार प्रभावित होती हैं या पत्नी भी कई बार उससे चिंताओं में ग्रसित होती हैं। ये मंगल और केतु के कारण विवाह के बाद निरंतर कपटपूर्ण वातावरण या कलहपूर्ण वातावरण की वृद्धि होती है। यहाँ पे सूर्य एक अलग तरीके का तनाव देते हैं और साथ ही साथ वहां जो पत्नी है वो भी लड़ने को आतुर, या कई बार उनके मन के मुताबिक परिवार के सदस्य काम नहीं कर रहे, जिसके कारण यहाँ पे मतभेद देखने को मिल रहा है।
नवांश कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो नवम भाव में चले गए। नवम भाव के स्वामी चतुर्थ में नीचा विलासी राहु केतु के संपर्क में, तो व्यक्ति चाह करके भी अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना धर्म आगे बढ़ा नहीं पाता और एक जो आध्यात्मिक उन्नति होती है उसमें उसकी प्रगति बाधित होते जाती है। दशमांशा चक्र में केंद्र खाली है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से व्यक्ति को पराक्रम करके बहुत ही ज्यादा अपने कर्म के साथ, वो अपने कर्तव्यों के साथ न्याय करेगा, तब जाकर के उसको सफलता मिलेगी। और जो उलझन बन रही है वो इसी दशमांशा चक्र के खाली होने के कारण बन रही है। ये तो रही सही जो बात पूरी हो रही है या जो चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि लग्न का अधिपति है, एकादशवें के अधिपति के साथ वहीं बैठा हुआ है और 12वें में चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए, जो कई बार व्यक्ति के व्यय को और व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देने का काम करते हैं। और पंचम भाव में पंचम भाव के स्वामी बैठे होने से, इनके ठीक पीछे सूर्य, मंगल और केतु बैठे होने से संतति का जो उपभोग होता है वो व्यक्ति देर से प्राप्त करता है या कई बार वो उनसे दूर ही रह जाता है प्रायः। ये बात भी देखने को मिलती है। अपने परिवार को इकट्ठा करें, अपने परिवार को एक सूत्र में बांधें, ये बात बहुत आवश्यक होगी। तो ये मैंने ग्रहों के विभिन्न पक्षों के बारे में बात की है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं तो इस कुंडली में पिता की संपत्ति और बड़े भाई से संबंध ठीक रहेंगे। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में प्रेम बहुत अच्छा है, पत्नी का प्रेम बहुत मिलेगा, संतति का प्रेम बहुत अच्छा मिलेगा, संतति बुद्धिमान है, भाग्यशाली है। और इतना ही नहीं, अगर मैं और भी बात कह दूं तो वो रहेंगी तो दूर ही पर प्रेम सदैव बना रहेगा, उनका सुख सदैव आपको मिलेगा। संतति चरित्रवान भी है, वो आपके घर से दूर ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो उनका भी प्रभाव आपके घर के कलह के कारण, कई बार आपकी बहन, आपके मामा मामी, मौसा मौसी के कारण उनका भी प्रभाव कमजोर होने लगेगा, वो भी इसमें पिसने लगेंगे, उनको दूर ही रखा जाए। बल के आधार पर सूर्य, बुध और चंद्रमा बलवान, मंगल बलवान, शुक्र धन और कारोबार के लिए बलवान है। शनि राहु आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, आपसे शत्रुता करने वाले लोगों से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। जो सूझबूझ होगी वो गुरु के कारण मिल रही है। मन को शांत रखना है, प्राणायाम करना है, निद्रा अच्छी लेनी है, आयु अच्छी है और इसके साथ साथ धन भी इस कुंडली में बढ़िया है। मतलब ये कुंडली धन के मामले में कमजोर नहीं है। ऋण वगैरह के मामले में ये कुंडली परेशान इसलिए हो रही है क्योंकि 12वें भाव में नीच के शनि है, जिसके कारण कई बार पैसे अटक जाते हैं या उलझ जाते हैं। अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 6 अंक अच्छा है, 3 अंक अच्छा है। मित्रता कन्या और मकर वालों से की जा सकती है। शत्रुता ना करें कर्क, वृश्चिक और मीन वालों से। चतुर्थी का व्रत इस कुंडली के लिए बड़ा फायदा करेगा। अब एक एक ग्रहों को समझते हैं। जैसे चंद्रमा यहां बैठे हैं तुला राशि में। तुला राशि में बहुत ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा तुला राशि में 12 अंश 16 कला स्वाति नक्षत्र। नवांश कुंडली में मकर राशि में चंद्रमा की दशा में घर में कलह को शांत करने, और आप कई बार जो घर में एक माहौल बनेगा नेगेटिव, उसमें आप स्वतंत्र हो जाएंगे, बोले मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो चंद्रमा अगर ऐसी कोई बात आएगी तो आप समझ लेना चाहिए कि चंद्रमा का प्रभाव है। सूर्य सिंह राशि में 19 अंश 15 कला, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शौकीन, कला का प्रेमी, सुंदर चीजों को समझने वाला, कानून की जानकारी रखने वाला और भगवान की भक्ति करने वाला, पुष्ट शरीर वाला, बहुत लंबी बीमारी कोई ग्रहण नहीं करेगा। वो नवांश कुंडली में सूर्य जो बन रहे हैं वो आपको धनदायक बना रहे हैं। पर एक बात तो है कि वहां सूर्य जो बैठे हैं वो 23 अंश के बैठे हैं, वो आपकी पत्नी को प्रायः चिंताओं से ग्रसित भी रख रहे हैं। वहीं पे अगर मैं मंगल की बात करता हूं तो मंगल 8 अंश 8 कला के मघा नक्षत्र में आपको धार्मिक बना रहे हैं। नवांश कुंडली में उसी भाव में बैठने के कारण मंगल और केतु दोनों वर्गोत्तम हो जा रहे हैं और कम से कम मंगल की दशा में व्यक्ति को धन लाभ तो होता रहेगा और साथ ही साथ थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित भी होते हुए व्यक्ति को देखा जाएगा। मतलब मानसिक चिंताएं मंगल और केतु की दशा में होंगी। वहीं अगर मैं बात करता हूं बुध की, तो बुध लग्न कुंडली में 2 अंश 28 कला वक्री हैं, 40% पंचम भाव का परिणाम कर रहे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं लग्न कुंडली में। नवांश कुंडली में मकर राशि में व्यक्ति को भाग्यशाली, धार्मिक, कृतज्ञ और बड़ों का आदर करने वाला और अपने दिमाग का संतुलन से इस्तेमाल करने वाला बना रहे हैं। उतना ही नहीं, बुध वहां पे श्रवण नक्षत्र में बैठ रहे हैं जो व्यक्ति को इमोशनल बना रहे हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम को उद्दीप्त करने वाला, जागृत करने वाला बना रहे हैं। मतलब बुध की दशा में व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा रहेगा।
वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में लग्न कुंडली में वो 9 अंश 49 कला स्वाति नक्षत्र में भ्रमित हो रहे हैं। एक तरफा व्यक्ति न्याय करने के पीछे भाग जाता है, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो दान देने लगे तो लगातार देता रहे, मोह त्याग दे तो सारा चीज में से मोह त्याग देता है। तो गुरु लग्न कुंडली में तुला राशि में, नवांश कुंडली में धनु राशि में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 28 अंश के, इस वजह से गुरु की दशा में व्यक्ति का पराक्रम, भाग्य, धर्म, समझने की शक्ति, नौकरी, व्यापार, इन सभी चीजों में गुरु की दशा में व्यक्ति का मन लगता है। शुक्र जो हैं वो तुला राशि में 5 अंश 16 कला चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो धनदायक बन रहे हैं, पिता की संपत्ति की वृद्धि करा रहे हैं, लेकिन संघर्ष भी दे रहे हैं। और प्रायः व्यक्ति जो है वो उलझा हुआ सा रह रहा है पिता की संपत्ति को लेकर के, या कई बार उस संपत्ति के विवादों को लेकर के। मतलब ये शुक्र की दशा में कई बार बढ़ जाएगा। वहीं बात करते हैं शनि की दशा में, तो शनि लग्न कुंडली में नीच के बैठे हैं, 29 अंश के, परेशान हैं, हर्षित होकर के बली हैं, तो व्यक्ति को प्रैक्टिकल तो बना ही रहे हैं। नवांश कुंडली के आधार पर वो आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, भाग्य, भौतिकी और सांसारिक सुखों से आपको प्रभावित कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राहु बहुत अच्छी स्थिति में, तो इस कुंडली में राहु ही बैठे हैं। अंश बल के आधार पर भी वो राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है। ग्रह कौन कितना प्रतिशत फल करेगा, इसके आधार पर सूर्य 25% अपनी दशाओं में परिणाम करेंगे, चंद्रमा 100% परिणाम करेंगे, मंगल 50% परिणाम करेंगे, बुध 25% से भी कम परिणाम कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति 50% परिणाम कर रहे हैं, शुक्र 25% परिणाम कर रहे हैं, शनिदेव 25% से भी कम परिणाम करेंगे पर फिर भी ठीक रहेगा, राहु और केतु 50% परिणाम कर रहे हैं। ये ग्रह आपको इतने प्रतिशत का परिणाम कर रहे हैं, 100% कोई भी ग्रह परिणाम नहीं कर रहा है चंद्रमा के अतिरिक्त, मतलब चंद्रमा पूरा परिणाम कर रहे हैं। इसी वजह से छोटी बहन शत्रु ज्यादा बनी हुई है, तिकड़मी है, जिद्दी है, हठी है, कई बार तो मतलब बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है। शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा, गुरुवार का दिन अच्छा रहेगा, पीला रंग, गेरुआ रंग, नारंगी का रंग अच्छा रहेगा, केसर खुद के माथे पे लगाएं, है ना। अपने शुक्र को बलवान बनाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ नित्य जो मैंने उपाय बताए हैं इसको करने की आवश्यकता होगी। कोई भी शुभ कार्य करना होगा, आप शनि की दशा में, राहु की दशा में भी कर सकते हैं, और काफी हद तक बुध की दशा में भी किसी काम की शुरुआत की जा सकती है। हेडेक बढ़ेगा सूर्य और मंगल की दशा में, इस वजह से जब भी अंतर हो, प्रत्यंतर हो, महादशा हो, प्राणांतर हो, बिल्कुल शांत रहिए, अपने क्रोध को शांत रखें। दुश्मनों से कभी भी लड़ने की आवश्यकता हो तो गुरु, शुक्र और चंद्रमा की दशा में शांत रहें, उनसे उस समय लड़ाई ना लड़ें, उनको उत्तर ना दें, और जितना ज्यादा हो सके अपने परिवार को इकट्ठा करके एक साथ एकजुट में एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता है। उन्हें समझाने की आवश्यकता है कि असली सुख जो है वो परिवार का ही है, असली सुख पैसे का नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।